हरियाणा वर्तमान में भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, जिसने कि 1966 के बाद जब से हरियाणा का निर्माण हुआ, कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज भारत की सबसे अ, तीव्र गति से बढ़ने वाली और हाईटेक कंपनियों का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है, जो कि आज महाराष्ट्र की तरह ही हरियाणा का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है गुड़गांव। और हरियाणा एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने कि उसके कंट्रास्ट में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, और पंजाब आज एक वक्त उससे डबल थी इकोनॉमिकली, आज स्थिति बदल गई है। आज हरियाणा बहुत आगे निकल गया। तो 2024 में जो अंत में जो बीच में जो खेल हुआ है, अभी जो हमारे सैनी जी नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये क्या है और हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इवॉल्व होती है। तो बेसिकली अगर हम देखें, हरियाणा की स्थापना के साथ ही हरियाणा की स्थापना के गर्भ में थी ये फीलिंग कि पंजाबी जो एलीट है वो बेसिकली जो नॉन पंजाबी जो कुनवे हैं, लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वो ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं और हमें एज ए कॉलोनी यूज़ करते हैं, मतलब माइनर सेंस में। तो इसको देखते हुए हरियाणा की मूवमेंट चली, और साथ में पंजाब में भी पंजाबी सूबे की मांग उठी, क्योंकि वो इनसिक्योर हो रहे थे, उनकी जीत इंश्योर नहीं हो पा रही थी अब, क्योंकि ये गैर पंजाबी स्पीकिंग इलाके बहुत थे। चाहे हमारे हिमाचल का जो नया हिमाचल है, जिसमें कुल्लू मनाली और अपने कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना वाले इलाके थे, या फिर ये पेप्सू के इस तरफ वाले इलाके हरियाणा वाले, तो इससे दिक्कत होनी शुरू हो गई इनको। तो उन्होंने पंजाबी सूबे की मांग की, और दूसरी तरफ हिमाचल में भी और इधर भी विशेषकर मैं पढ़ रहा था, राव वीरेंद्र सिंह जो कि अहिरवाल के रहने वाले हैं, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, कि वहाँ के राजा हैं, अहिर वंश के यदुवंशी राजा हैं। तो उन्होंने भी ये मूवमेंट हेड की कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, और इसका असर पड़ा। और जब पंजाबी स्पीकिंग एलीट को जब मिला, तो हरियाणा भी मिल गया, हरियाणा बोलने वाले एलीट्स के लिए, फिर जनता के लिए। और पर मजे की बात है कि पहला सीएम जो है वो एक पंडित थे, मैं नाम बोल गया, क्या शर्मा, वो बने पहले सीएम। पर क्योंकि राव वीरेंद्र सिंह की पकड़ बड़ी स्ट्रांग थी, और ये सारे लीडर बेसिकली प्रजामंडल और ये बाकी तो प्रजामंडल से आए थे। राव वीरेंद्र सिंह एक पुराने प्रिंसली स्टेट के राजा थे, जैसे कि हमारे वीरभद्र सिंह थे। तो फिर राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बना करके एक अंदर से एक परिवर्तन कर दिया, और फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो भी सीएम बन गए और चलते रहा। पर इनको भी बड़ा लंबा टाइम नहीं मिला। उसके बाद जो एक जाट कम्युनिटी है हरियाणा की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सशक्त कम्युनिटी है, जो कि 30% के लगभग उसका दबदबा है, काफ़ी बड़ी न्यूमेरिकल कम्युनिटी है, उसने अपना दाव दिखाया। और देवीलाल जी, और बाद में फिर इस तरह से देवीलाल जी, बंसीलाल जी, इस तरह की जाट फैमिलीज में ये कंपटीशन चला सीएम पोस्ट के लिए, सबसे बड़ी पोस्ट के लिए। तो बेसिकली इसको आप ऐसे देख सकते हैं, और बीच में कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, कुछ बीच में कुछ छुटपुट नेताओं औरों को भी चांस मिला और कम्युनिटी से भी मिला, परंतु मेन दबदबा रहा बाद में जाट कम्युनिटी का। गुजर समाज भी, जो कि मतलब राव के साथ आया था, उसको भी बाद में इतना बड़ा मौका सीएम बनने का नहीं मिला। पर ये हमें देखना पड़ेगा, पूरे भारत की तरह ही हरियाणा में भी डेमोक्रेसी डिपन हुई। शुरू में फॉरवर्ड कास्ट के हाथ में आती रही मौका, सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट बोलूँ मैं, मौका आता रहा, पर बाद में अगर मौका नहीं मिला, ओबीसी जातियाँ बड़ी स्ट्रांग थी, और मज़े की बात है जाट ओबीसी में नहीं थे, तो इसलिए वो एक जनरल कैटेगरी में थे, तो वो सत्ता के लिए मतलब संघर्ष किया उन्होंने भी, पावर में आए, स्ट्रांग है उनकी कम्युनिटी। अब ये पॉलिटिक्स डीपन इस तरह से हो रहा है कि बीजेपी ने बेसिकली, जब बीजेपी सत्ता में आती है, तो वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वहाँ, जेजेपी और इस तरह की जो स्मॉल पार्टीज है, जाट बेस्ड पार्टी और कांग्रेस है, जिसमें कि इसकी लीडरशिप जाट लीडरशिप के पास है, हुड्डा जी के पास है, तो उसको देखते हुए उन्होंने दिमाग लगाया और खट्टर जी को बना दिया। खट्टर जी जो कि पंजाबी हिंदू है, जो कि उनकी संख्या वैसे भी कम है, पंजाब में भी स्थिति खराब है उनकी, और हरियाणा में फिर पंजाबी का टैग उनके ऊपर लगा है कि ये पुराने शोषक हमारे हैं, चाहे वो थे या नहीं थे, पर टैग उन पर लगा हुआ है।
तो खट्टर जी को बनाया गया क्योंकि वो उनकी चलती नहीं थी किसी के साथ। पर अब जब टाइम निकल गया, बेसिकली 10 साल खट्टर जी जीते क्योंकि वो मेरे ख्याल से उनको वोट मिला, नेगेटिव वोट उनको ज़रूर मिला है कि जाट को रोका जाए, जाट कम्युनिटी को रोका जाए सीएम की पोस्ट ऑक्यूपाई करने से। तो बाकी ओबीसी जातियाँ, दलित जातियाँ इकट्ठी होकर, फॉरवर्ड कास्ट इकट्ठी होकर एंटी जाट वोट हुआ उनको, मतलब नेगेटिव वोट खट्टर को मिला। मतलब जहाँ तक मेरा एनालिसिस, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और एज पर खट्टर खुद भी कुछ उनके अंदर, क्योंकि उनकी अपनी कोई रिश्तेदारियाँ बड़ी नहीं थी, तो उनमें फेयरनेस थोड़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जो पुराने एलिट थे, क्योंकि उनके क्लैन बेस्ड सिस्टम ज़्यादा था। और कई बार कोई एग्ज़ाम में घपला, कोई कुछ इस तरह की बातें बड़ी ज़्यादा आती थी। लॉ एंड ऑर्डर के इशू आते थे सामने, दलितों के साथ शोषण हो रहा है, तो वो बातें घटा दी खट्टर ने। कुछ सख्त फैसले भी लिए। और अभी किसान आंदोलन में भी खट्टर ने धुलाई बहुत करवा दी जो प्रोटेस्टिंग किसान थे। तो इससे जो रिलीजियस डिफरेंस के बावजूद जो जाट एलीट है पंजाब का, और जो जाट पावरफुल समुदाय है हरियाणा का, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो पाई जाती। और प्रोफेशन भी एक है, ज़मीन के मालिक हैं, तो अटैचमेंट है, तो उसका भी विरोध हो रहा था। और अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के दुष्यंत जी से नहीं बनी, तो बीजेपी ने अपना नेक्स्ट मूव चला, और जिस लीडरशिप को वो तैयार कर रहे थे, आज वो फिर एक बड़ा उनका हुक्म का इक्का उन्होंने पेश कर दिया। और वो है हमारे ये सैनी साहब। मैं फिर ना नाम बोल रहा हूँ, सॉरी। जो ये सैनी साहब आए हैं, ये ज़बरदस्त शॉट लगाया है, क्योंकि 25% आबादी सैनियों की है, जो कि एक ओबीसी जाति है, डेफिनेटली फॉरवर्ड कास्ट नहीं है, ओबीसी जाति है, और वो कृषि से जुड़ी हुई जाति है, पर इतने नीचे भी नहीं है कि उसको आप बहुत वो समझें। साथ में गुज्जर जाति को भी प्रतिनिधित्व बीजेपी दे रही है। उनकी भी जो संख्या है, मुझे अभी आइडिया तो नहीं, पर जितनी भी 5-10% या जितनी ज़्यादा होगी, वो भी उनको भी दिया गया है। तो मिलकर ये जाट के 30 से आगे हो जाते हैं। उसके पश्चात ब्राह्मण जाति भी को भी दिया गया है। तो उसके साथ जाट जाति के भी किसी हुड्डा व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। हालांकि कितने खुश होंगे या नहीं होंगे दूसरी बात है। और दलित वर्ग भी खुश है, क्योंकि बीजेपी के राज में रिलेटिवली उन जेजेपी और दूसरी पार्टियों के राज की तुलना में कम शोषण होता है दलित का, उसको फ्रीडम मिलता है, उसका भी मंत्री बना है। तो इसकी वजह से आज फिर से संभावना ये लग रही है कि इस चुनाव में बीजेपी को फिर एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि एंटी जाट वोट सारा इकट्ठा हो गया फिर से। और इस बार मजे की बात है कि प्रतिनिधित्व भी ऊपर से नीचे आया है। खट्टर जी से, जो कि फॉरवर्ड जाति में आते होंगे, उनसे ये नीचे आ गया और ओबीसी जाति को मिला। डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है। बाकी डेमोक्रेसी में कुछ बताया नहीं जा सकता, पर अब फिर से जाट कम्युनिटी, जो कि हरियाणा की एक लीडिंग कम्युनिटी है, फिर से वो टाइट स्पॉट पर है पॉलिटिक्स में। उनको साइड लाइन हो गए हैं फिर से। कुछ लिमिटेड प्रतिनिधित्व उनको उनकी आबादी के हिसाब से ही देना इन्होंने, अब मतलब मेन हिस्सा नहीं देना चाहते। तो एक अलायंस बिल्ड हो गया है एंटी जाट, ये दिख रहा है मुझे। हालांकि जाटों ने अभी जो ये अपने गुरुग्राम के बगल में जो ये एक ज़िला है, जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड ज़िला है, मेवात, मेवात में जो हिंसा हुई थी, उसमें खुलकर जाट समुदाय ने वहाँ के जो गुजर समाज, मुस्लिम गुजर जो थे, या मुस्लिम जाति के जो लोग थे, जाट भी, उनका साथ दिया, राजपूत उनका साथ दिया। जबकि बाकी कम्युनिटी, गुजर कम्युनिटी मेन थी फाइट करने में, दंगों में। जो हमारे वहाँ का जो मेन एक्टिविस्ट गौरक्षक था, वो गुजर समाज से था। तो इस तरह से ये फॉल्ट लाइन बन गई है। जाट क्रॉस रिलीजन देख करके अलायंस बिल्ड कर रहा है, और हमारे जाट सिख के साथ भी दोस्ती खड़ी कर रहा है किसान आंदोलन में। जबकि बाकी जातियाँ अब एंटी हो गई हैं। तो ये स्थिति हरियाणा के पॉलिटिक्स की है। जितनी मुझे लगी, इसमें कोई कमी भी हो सकती है, आप इनपुट दें, बताएं, मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे इससे मिली, वो मैंने पेश की। मेरा किसी उससे कोई झगड़ा नहीं है, पर ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जैसे फॉरवर्ड कास्ट से पावर छीनी गई, नीचे पावर नीचे आई, उसका लाभ हुआ। उसी तरह से एक सेकंड फॉरवर्ड कास्ट थी जाट कम्युनिटी, उससे पावर छीनी जा रही है, वो नीचे आ रही है। तो उस तरह से डेमोक्रेटाइज भी हो रही है। इसमें कमियां भी हो सकती है, पर 17 साल का इतिहास देखें तो यही डेमोक्रेटाइजेशन चली हुई। थैंक यू।